चलिएगा अब हम बात करते हैं ताजमहल के बाद सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आ जाता है शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद की अब बात कर लेते हैं। शाहजहां के नाम पर ही इस सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था एंड इट वाज आल्सो नोन एज पुरानी दिल्ली। इट वॉज नोन एज पुरानी दिल्ली। इस सिटी को कहा जाता है पुरानी दिल्ली। देखिए दिल्ली जो शहर है ना, इस सिटी में 6 शहर बसाए गए थे आसपास, अलग अलग समय पर, अलग अलग राजाओं के समय पर। क्लियर? जैसे अगर हम बात करें तो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, है ना। फिरोज शाह तुगलक तो थर्ड रूलर हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो पहले रूलर थे, गाजी मलिक कहा जाता जिन्हें, उन्होंने सबसे पहले तुगलकाबाद सिटी बसाई थी, वो हमें पता है। क्लियर? इसी तरह दिल्ली के आसपास सिटी टाइम टाइम पे बसाई गई अलग अलग लोगों के द्वारा। इन्होंने 6 सिटी बसाई थी दिल्ली के पास में, जिसका नाम क्या है? शाहजहानाबाद। अगर हम बात करें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोलपुरी या मुगलपुरी नाम से सिटी स्टेब्लिश की थी दिल्ली के पास में। क्लियर? तो मंगोलपुरी, मुगलपुरी, है ना। देन तुगलकाबाद। क्लियर? यहाँ पे बसाया गया शाहजहानाबाद। तो इस तरह 6 शहर बसाए गए हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाए भी हैं अलग अलग टाइम पर। तो अभी 3 नाम मुझे एकदम क्लिक कर गए, तो 3 नाम मैंने आप लोग बताए हैं। तीसरा तो ये खुद ही है शाहजहानाबाद। तो यहाँ पर दिल्ली के पास ही, दिल्ली में वाले एरिया में ही इन्होंने एक सिटी स्टेब्लिश की, दैट इज नोन एज शाहजहानाबाद, जिसे जाना जाता है पुरानी दिल्ली के नाम से। क्लियर? अब यहाँ पे इन्होंने कई सारे मॉन्यूमेंट्स भी बनवाए हैं, बट पहले हम बात कर लें सिटी की। इस सिटी को स्टेब्लिश किया गया है 1639 639 में। लेकिन क्यों स्टेब्लिश किया गया था इस सिटी को? द रीजन इज दैट ही वांट्स टू ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली अगेन। तो अगेन ये चाहते थे कि कैपिटल को कहां से कहां ट्रांसफर किया जाए? आगरा से दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। तो आगरा से दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए ही इन्होंने इस सिटी को क्या किया? स्टेब्लिश किया। एंड इट वाज स्टेब्लिश्ड इन 1648। 648 तक ये शहर स्थापित हो चुका था। स्टार्टिंग की गई थी 1639 में और 1648 में कैपिटल ट्रांसफर कर दी गई थी शाहजहानाबाद या फिर दिल्ली। क्लियर होगी बात आप लोगों को? तो ध्यान रखिए, मुगलों की कैपिटल बन चुकी थी दिल्ली, राजधानी बन चुकी थी 1648 में। कोई डाउट अभी होना नहीं चाहिए। समझ गए? क्यों 1648 में ही? क्योंकि लाल किला भी इसी टाइम पर यहां बन चुका था 1648 में ही। तो ध्यान रखिए, वही तो रेसिडेंस था ना मुगल्स का। रेड फोर्ट इज द रेसिडेंस ऑफ मुगल्स। मुगल्स लाल किले में ही निवास किया करते थे और 1857 के बाद के समय पर उन्हें ऑर्डर इशू किया गया था कि यू हैव टू गो फ्रॉम रेड फोर्ट। आपको आपका जो निवास है वो खाली करना होगा, यहां से जाना होगा। क्लियर? अंग्रेजों ने यह आदेश दे दिया था। तो इस तरह से 1648 में कैपिटल बना दी गई थी और 1648 में ही बना दिया गया था रेड फोर्ट। अगेन बता देता हूं, ओल्ड दिल्ली it was founded as a walled city named Shahjahanabad in 1639 when Shahjahan decided to shift the Mughal capital from Agra। क्लियर? जब शाहजहां ने डिसाइड किया कि उन्हें कैपिटल को शिफ्ट करना है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी वॉज कंप्लीटेड इन 1648। इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 1648 में। एंड इट रिमेन्ड द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर अंटिल इट्स फॉल इन 1857। तो कब तक कैपिटल रहेगी? अब 1857 तक रहेगी। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्शन करवाए हैं ये बता देता हूँ। कहाँ पर? शाहजहानाबाद में। तो एक एक नंबर यहाँ लिख रहा हूँ। पहले नंबर पे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेड फोर्ट, लाल किला। रेड फोर्ट या लाल किले का निर्माण कराया है। इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग में से एक मानी जाती है। रेड फोर्ट दिल्ली में, शाहजहानाबाद में है। और आप लोगों को पता है हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी पर जो झंडा वंदन किया जाता है वो यहीं से किया जाता है। क्लियर? रेड फोर्ट से ही। तो इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेस्पेक्टफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। यहीं पर लाल किले के अंदर कुछ और बिल्डिंग्स, काफी बड़ा है रेड फोर्ट, उसमें एक मॉस्क भी बनवाई, एक मस्जिद भी बनवाई है। तो रेड फोर्ट के अंदर ही इन्होंने बनवाया है दीवान एक खास।
एक दीवाने खास अकबर के टाइम पे पड़ा था, वो आगरा में था। इन्होंने बनवाया कहां पर? दिल्ली में, दीवाने खास। देन दीवान ए आम, दीवाने खास, दीवाने आम। इसके बाद है शाह बुर्ज, शाह बुर्ज। देन इसके बाद है खास महल, वो भी यहीं पर है। सबसे इंपॉर्टेंट है मोती मॉस्क या मोती मस्जिद। मोती मस्जिद इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप स्टार बना लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। मोती मस्जिद इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट रहेगा, है ना। मोती मस्जिद को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट रहेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। इसे मैं आपको देख कर मैं करेक्ट कराऊंगा मोती मस्जिद के बारे में, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी, हो सकता है। चलिए खैर, फिलहाल अभी आप लिखिए, इस पे स्टार बना लीजिएगा, है ना, मोती मॉस्क। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे खास बात और शाहजहानाबाद में, एक तो हमने बोल दिया रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के अंदर इतनी सारी बिल्डिंग है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग है वो है आपकी जामा मस्जिद, जामा मॉस्क। और जामा मस्जिद भी शाहजहानाबाद में ही इन्होंने बनवाई थी। और अगर बात की जाए शाहजहानाबाद में जामा मस्जिद की, तो इट वॉज द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी ही मस्जिद किसे कहा जाता है? जामा मस्जिद को। तो जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया और जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में जानी जाती है। एक और वैसे जामा मस्जिद नाम से आपको कई सारी मस्जिद मिल जाएगी, पर आपसे पूछेंगे दिल्ली की जामा मस्जिद, शाहजहानाबाद की। एक जामा मस्जिद आगरा में भी थी, और आगरा में जो जामा मस्जिद थी वो बनवाई थी इनकी सबसे बड़ी जो पुत्री थी, जिसका नाम था जहां आरा। तो जहां आरा के द्वारा बनवाई गई थी जामा मस्जिद, कहां पर? आगरा में। इस पॉइंट को भी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है, समझ गए ना। तो जामा मस्जिद इन आगरा दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाई जहां आरा, हिज डॉटर। क्लियर? तीसरा पॉइंट। अब यहां से रेड फोर्ट की बात की जाए तो रेड फोर्ट कहां पर है? दिल्ली में है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाई शाहजहां। वन मोर रेड फोर्ट दैट वाज इन आगरा, एक और लाल किला है आगरा में। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए बता दे रहा हूं। एक और लाल किला है आगरा में। आगरा वाला जो रेड फोर्ट है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई अकबर। इसे बनवाया था किसने? अकबर ने। यार बस इतनी सी बात और ध्यान रखिएगा। दिल्ली वाला लाल किला बनवाया था किसने? मतलब ही नहीं है। आगरा कैपिटल थी किसकी? अकबर के टाइम पर, तो ऑब्वियसली कि वहां का जो होगा सब कुछ इन्होंने करवाया होगा। इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी कि इनके साथ आगरा भी थी और दिल्ली भी थी, है ना। देखिए, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन आ जाए आगरा का और फतेहपुर सीकरी का, तो अकबर आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि इनके समय कुछ समय कैपिटल रही 48 तक, तो क्या 48 तक रही क्या आगरा। देन 10 ईयर इन्होंने कैपिटल दिल्ली में बनाई है, और दिल्ली में आए तो कई सारे कंस्ट्रक्शन दिल्ली में किए हैं। क्लियर? इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में चीजों को रखना होगा। क्लियर? एक चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो दिल्ली में ही चांदनी चौक वाला जो रीजन है, चांदनी चौक, इट वॉज डिजाइंड बाई ऑल्सो जहां आरा। चांदनी चौक जो शहर है, या चांदनी मतलब दिल्ली का ही शहर है, दिल्ली का ही पार्ट है चांदनी चौक। और चांदनी चौक का जो डिजाइन तैयार किया था, वो तैयार किया था इनकी ही डॉटर ने, जिसका नाम क्या था? जहां आरा। तो जहां आरा के बारे में कहा जाता है इंटेलेक्चुअल थी, एक विद्वान थी, एक काफी इंटेलिजेंट लेडी के रूप में जाना जाता है जहां आरा को। जहां आरा ने बनवाया था एक तो जामा मस्जिद कहाँ का? आगरा का। एंड दूसरा चांदनी चौक जो शहर है, उस शहर का इन्होंने डिजाइन तैयार किया था। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अभी तक हमने डिस्कशन नहीं किया है कोहिनूर हीरे के बारे में, तो अब हम डिस्कशन करेंगे कोहिनूर हीरे के बारे में।
कोहिनूर हीरा अगर बात की जाए तो सबसे पहले कोहिनूर हीरा दिल्ली के इन सुल्तानों बादशाहों के पास आया था सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। आप लोगों को पता है अलाउद्दीन खिलजी का ही जो दौर था वो 1296 से 1316 तक रहा था और 1306 में उन्होंने साउथ इंडिया का कैंपेन किया था। उन्होंने अभियान किया था दक्षिण भारत का 1306 में, खुद नहीं गए थे। उस कैंपेन में सेनापति बनाकर भेज दिया था अपने सबसे योग्य वफादार सेनापति को, जिसका नाम था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर को भेजा गया था या काफूर को भेजा गया था, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, जो एक किन्नर था, उसे भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? तेलंगाना भेजा गया था। और तेलंगाना में काकतीय वंश के रूलर रूल कर रहे थे रामचंद्र देव नहीं, प्रताप रुद्र देव। कौन रूल कर रहे थे? प्रताप रुद्र देव। रामचंद्र देव उस समय रूल कर रहे थे देवगिरी में, यादव वंश के शासक थे। और उनके ऊपर भी उसने अटैक किया था 1296 में, है 1296 में। और वहां से पूरा खजाना और जो रामचंद्र देव की पुत्री थी उन्हें अगवा करके लेकर आ गया था। और बाद में उसी से शादी भी कर ली थी, विवाह भी कर लिया था। अभी जब तेलंगाना में अटैक किया था तो तेलंगाना में रूल कर रहे थे प्रताप रुद्र देव, जो राजा थे काकतीय वंश के। उन्हीं से उन्हें एक हीरा मिला था, है ना, एक डायमंड मिला था। एक डायमंड जो काफी कीमती था, काफी बेशकीमती था, है ना। और उस डायमंड को लेकर ये गए दिल्ली में और इसे दे दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। कोई डाउट ही नहीं है, सिंपल सी बात। अलाउद्दीन खिलजी के मुकुट पर वो जो डायमंड है वो बना रहा। दिल्ली सल्तनत के और भी सुल्तानों के समय पर वो डायमंड उनके साथ ही रहा। लेकिन बाद में ये जो डायमंड था दैट इज नोन एज कोहिनूर। अभी इसका नाम कोहिनूर नहीं है, अभी आप इसे डायमंड के रूप में ही जानेंगे। बाद में ये जो कोहिनूर था, अभी आप मैं लिख देता हूं कोहिनूर है ना, कोहिनूर ऐसे ही लिखेंगे, डायमंड कोहिनूर चला गया था गोलकुंडा, अगेन गोलकुंडा में चला गया था। अभी किसके समय से गया, किसके समय से नहीं गया, बट दिल्ली सल्तनत के समय से ही ये कोहिनूर कहां चला गया था? गोलकुंडा। गोलकुंडा का मतलब हो गया आज के समय का हैदराबाद। तेलंगाना में ही आता है हैदराबाद, तो आज के समय का हैदराबाद या गोलकुंडा, वहां चला गया। वहां के एक काफी अमीर व्यक्ति थे जिनका नाम था मीर जुमला काफी अमीर पर्सन थे, उन्होंने ये ले लिया था। रिच पर्सन थे मीर जुमला। तो फिर ये जो डायमंड था ये चला गया था मीर जुमला के पास। हो सकता है इन्होंने परचेस कर लिया हो, खरीद लिया हो। देन मीर जुमला से ये डायमंड वापस ले लिया किसने? शाहजहां ने। बस इतना समझें आप कि ये अगेन आ गया है किसके पास? मुगल दरबार में शाहजहां के पास। शाहजहां के पास आ गया कौन सा डायमंड? कोहिनूर डायमंड। क्लियर? देन शाहजहां ने क्या किया कि अपने लिए ना एक सिंहासन बनवाया। शाहजहां ने क्या किया? अपने लिए एक सिंहासन बनवाया और उस सिंहासन में ही उसने क्या किया? इस डायमंड को लगवाया। क्लियर? उस सिंहासन में जिस पर वो बैठेगा उस सिंहासन में ही उसने इस डायमंड को जड़वा दिया और इस सिंहासन का नाम रखा गया तख्त ए ताऊस। सभी लोगों ने नाम सुना होगा। तख्त ए ताऊस नाम से इन्होंने अपना एक सिंहासन बनाया। यहाँ पे तख्त जो शब्द होता है इसका मतलब होता है सिंहासन यानी सीट, और ताऊस का मतलब होता है मयूर या मोर, इसलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। इंग्लिश में पिकॉक थ्रोन भी कहते हैं। तो इन्होंने ही बनवाया पिकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन, दैट इज नोन एज तख्त ए ताऊस, क्योंकि तख्त का मतलब होगा सिंहासन और ताऊस का मतलब होगा पिकॉक यानी कि मयूर, क्लियर? मोर। तो कोई इशू ही नहीं है, सिंपल सी बात है। इन्होंने बनवाया और उसमें हीरा लगवा दिया। बस यही बात मैं आप लोग बताना चाह रहा था। अच्छा, एक पॉइंट ध्यान रखना, ये कब तक रहेगा मुगलों के साथ में? ये मुगलों के साथ में रहेगा 1739। ये हीरा और ये तख्त ताऊस मुगलों की शान बना रहता है 1739 तक, क्योंकि 1739 में मुगलों के जो बादशाह थे वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, नाम में ही रंगीला शब्द है तो आप लोग समझ गए होंगे कि काफी रंगीली नेचर के ये पर्सन थे। मोहम्मद शाह रंगीला जो रूल कर रहे थे उस समय 1739 से
सॉरी 1719 से 1748 तक रूल किया इन्होंने। और इन्हीं के टाइम पीरियड में 1739 में अटैक हो गया था, एक आक्रमण हो गया था ईरानी अटैकर का। एक ईरानी दुर्रानी वंश का एक शासक था, उसने अटैक कर दिया था, जिसका नाम हुआ करता था नादिर शाह। नादिर शाह ने जब देखा, जब सुना कि दिल्ली पे तो अब जो है नालायक रूलर्स रूल कर रहे हैं और एक ऐसा रंगीला बादशाह रूल कर रहा है जो फीमेल्स के चक्कर में ही पड़ा रहता है ना, उसी में अपना पूरा टाइम बर्बाद कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन पे जिसका ध्यान नहीं है। क्लियर? तो जब इस तरह की हरकतें हुई हैं तो जानकारी तो सभी दूर पता है चली जाती है। तो ईरान के शासक को पता चल गया था, जो दुर्रानी वंश का शासक था नादिर शाह, उसे अच्छा मौका मिला तो उसने सोचा क्यों ना मैं अटैक कर दूं इंडिया की ओर, दिल्ली पर। तो अपनी सेना लेकर निकला वो अपने ईरान से, और जैसे ही सेना लेकर निकला वैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला को इन्फॉर्म किया गया उनके सेनापतियों के द्वारा कि भैया वो वहां से आ रहा है सेना लेकर, आपको कोई स्ट्रेटेजी तैयार कर लेनी चाहिए। तो इन्होंने कहा अभी तो निकला है, अभी आने तो दो, अभी तो बहुत दूर है, अभी आएगा ना, पास में तो आने दो जरा, दिल्ली बहुत दूर है। वहां से निकलकर उसने ईरान को क्रॉस किया, देन उसने इंटर किया अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान आ गया। फिर इन्हें इन्फॉर्म किया गया कि अफगानिस्तान तक पहुंच गया है। इन्होंने कहा अभी भी दूर है, अभी आने दो, अभी देखते हैं, समझेंगे। फिर उसने अफगानिस्तान में काबुल और कांधार को भी क्रॉस कर लिया और फिर वो आ गया पंजाब में, पाकिस्तान में, सिंधु नदी पार करके वो पंजाब आ गया, लाहौर आ गया, सिंध आ गया। देन फिर इन्हें इन्फॉर्म किया गया तो इन्होंने कहा कि अभी भी दूर है, अभी भी आने दो। तब वो इंडिया वाले पंजाब रीजन में आ गया, अभी तो पाकिस्तान के पंजाब में था, अब इंडिया के पंजाब में आ गया। तब इनकी थोड़ी सी समझ आई और फिर आनंद फानंद में इन्होंने अपनी और आर्मी को तैयार किया और आदेश दिया कि जाइए और युद्ध करके आइए नादिर शाह से और उसे यहाँ से भगाइए। अब चूंकि नादिर शाह एक बड़ी आर्मी लेकर आया था, एक बड़ी सेना लेकर आया था, तो वो आया, दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया पंजाब वाले रीजन में ही। और उस युद्ध में इन दैट बैटल नादिर शाह डिफीटेड द मुगल आर्मी को डिफीट कर दिया। एंड देन जब हरा दिया और जब ये खबर मिली मोहम्मद शाह रंगीला को कि मुगल सेना हार गई है, देन आगे कुछ हो इससे पहले ही उन्होंने अपनी ओर से 5 लाख रुपीस पहुंचा दिए किसके पास, नादिर शाह के पास, कि ये 5 लाख रुपए पकड़ो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। समझ गए ना? तुम आए थे लूटपाट करने, हम तुमको ऐसे ही दे देते, पैसे पहले ही बोल देते, हम पहले ही भिजवा देते, तो कोई इशू ही नहीं होता। बट और वो तो रेडी भी हो गया है ना, कोई इशू ही नहीं है। उसको 5 लाख रुपए तो पहली बार इतना पैसा देख के उसकी सेना और उसके तो मतलब हालत ही खराब हो गई, और वो तो तय कर लिया कि अब तो मैं जा रहा वापस, में कोई कर लेना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। बट उसे ना उस टाइम के कुछ इंडिया के जो मतलब होते हैं ना, घर का वेदी लंका ढाई, इस तरह के कुछ लोग होते हैं, तो अवध साइड के कुछ ऐसे इन्हीं के फिड्यूटरी थे, दिल्ली के मुगलों के ही कुछ सामंत लोग थे, मतलब सूबेदार लोग थे। इन लोगों ने उसे जाकर एक लेटर लिख दिया नादिर शाह को और उसको कहा कि ये 5 लाख रुपए में क्यों तुम जो है अपनी जीभ निकाल रहे हो, इससे ज्यादा धन दौलत है मुगलों के पास इससे ज्यादा बेशकीमती पैसा है, और ये तो एक मतलब सिंपल सी चीज उन्होंने भेज दी है। आप दिल्ली में जाइए, अटैक करिए, इससे कई गुना आपको शान शौकत जो है हीरे जवाहरात मिलेंगे। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, जब इतना आ ही गए हैं, ईरान से यहाँ तक आ गए हैं, तो आगे थोड़ा सा पंजाब से दिल्ली कितनी दूर है, तो उन्होंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और फिर वो गया अपनी आर्मी लेकर, उसने दिल्ली पर अटैक किया। 50 दिनों तक 50 डेज इंडिया में रुका, दिल्ली में रुका, और दिल्ली में एक कत्लेआम उसने किया, दिल्ली को पूरी तरह से लूट लिया, पूरा खाली कर दिया। क्लियर? और ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा 70 करोड़ की संपत्ति यहां से लेकर गया, क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर बिल्ड करने का कोई ख्याल नहीं था, कोई विचार नहीं था, वो तो लूटने आया था। 70 करोड़ रुपए, और कहां शुरू में दे दिए थे 5 लाख, समझे? 5 लाख और 70 करोड़, कई गुना ज्यादा। तो 70 करोड़ रुपए की संपत्ति यहां से लेकर चला गया, और साथ ही ये कोहिनूर हीरा और ये तख्ते ताउस, इन दोनों चीजों को अपने साथ क्या हुआ, लेकर गया। क्लियर? कोई डाउट ही नहीं है, सब चीज ले गया, है ना। वापस चला गया अपने देश ईरान में नादिर शाह। इतनी संपत्ति उसके हाथ में लगी कि उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। और जब इतनी संपत्ति उसको हाथ में लगी ना, फिर उसी के वंश का, उसी के दुर्रानी वंश का ही एक और व्यक्ति
वापस इंडिया में आने की कोशिश करेगा 1761 में, 1761 में, जिसका नाम होगा अहमद शाह अब्दाली। क्लियर। और अहमद शाह अब्दाली के साथ फिर युद्ध लड़ा जाएगा मराठों का, है ना। निकल तो काफी पहले गया था, 60 में ही आ चुका था, पर 61 में युद्ध हुआ था 14th ऑफ जनवरी, 14 जनवरी 1761 में पानीपत का थर्ड युद्ध। अहमद शाह अब्दाली जो दुर्रानी वंश का ही, नादिर शाह का ही रिश्तेदार रिलेटिव था, और वो फिर आया था इंडिया में अटैक करने के लिए। और हालांकि उसका रीजन जो था ना, उसका जो कारण था, वो लूटपाट करना तो था ही था, लेकिन और भी कुछ रीजन थे। वो मराठों के साथ उसकी कुछ दुश्मनी हो चुकी थी, मराठों के साथ कुछ डिस्प्यूट्स थे, और वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। सिंपल ही बात थी, मराठे अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले रीजन से भी टैक्स वसूल रहे थे, और वो रीजन जो था, वो जो क्षेत्र था, वो इनका क्षेत्र था, है ना। तो दैट्स वाई इन्हें लगा कि हमारे रीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं। और साथ ही कुछ इंडियन रूलर्स थे, जैसे आमेर के कुछ राजपूत रूलर्स थे, और अवध वाले रोहिलखंड के एक और व्यक्ति था, उन्होंने इनवाइट किया था अहमद शाह अब्दाली को टू अटैक इंडिया एंड फोर्ट अ वॉर विथ मराठा, मराठों के साथ लड़ने के लिए। क्योंकि लोग घबरा गए थे कि उस समय मराठों को हराने वाला, मराठों को कंट्रोल में करने वाला इंडिया में कोई भी नहीं था। तो इन्हें लगा कि मराठे एक दिन पूरे हिंदुस्तान पर नियंत्रण कर लेंगे और हमारे ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। इसीलिए इन्होंने इनवाइट किया, बुलाया किसे, अहमद शाह अब्दाली को। अहमद शाह अब्दाली भी मराठों से तंग था, इसलिए उसने आया और अटैक किया, और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों को उसने हरा दिया। और हराकर जब वो दिल्ली गया, तो दिल्ली तो पहले ही खाली थी, दिल्ली को तो पहले ही लूट चुका था कौन, दुर्रानी वंश का ही शासक, जिसका नाम क्या था, नादिर शाह। तो फिर उसे इतना कोई धन दौलत मिली नहीं, इतना कुछ पैसा मिला नहीं यहाँ से। और चूंकि उसकी जो सेना थी, उसकी सेना को पिछले 6 मंथ से सैलरी नहीं दी गई थी, उसकी सेना ने रिवोल्ट कर दिया था, इसीलिए वो वापस उसने लौटना सही समझा। और दिल्ली में जो मुगल शासक थे शाह आलम, उन्हें ही अपना सूबेदार बनाकर, अपना एक व्यक्ति के रूप में अपॉइंट करके वापस वो चला गया 1761 में ही। क्लियर। हालांकि इस युद्ध के बाद मराठों की उसने काफी तारीफ भी की, कहा है कि मराठे काफी वीर योद्धा हैं, और काफी वीरता के साथ उन्होंने युद्ध में वीरता दिखाई थी। इस युद्ध को लीड कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। क्लियर। और 14 जनवरी को लड़ा गया था ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति। सुबह ये युद्ध शुरू हुआ था, कुछ घंटे 1 बजे तक युद्ध में अच्छी कंडीशन थी मराठों की। बट जब विश्वास राव जो पेशवा के सक्सेसर थे, उनको वो अपने एलिफेंट से वो नीचे गिर गए, या नीचे वो आ गए, एंड देन उनको गोली लग गई, और उसी के बाद पूरा का पूरा जो खेल था वो कन्वर्ट हो गया था। हालांकि युद्ध में हार की वजह ये नहीं थी, हार की वजह दूसरी थी, वो डिस्कस करेंगे अपन। चलिए, तो फिलहाल मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्शन में बता दिया कि यहाँ पे तख्ते ताउस हुआ करता था, जो कौन लेकर चला गया, मोहम्मद शाह रंगीला। ही वॉज द लास्ट मुगल बादशाह और मुगल इंपीरियर जिन्होंने सेलिब्रेट किया, जिन्होंने यूज किया था किसका, तख्ते ताउस का। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे शाहजहां के समय पर एक परंपरा शुरू की गई थी। शाहजहां के टाइम पर एक रिचुअल शुरू किया गया था। उन्होंने कई रिचुअल्स तो बंद करवा दिए, प्रोहिबिट करवा दिए थे, जैसे अगर सजदा और पेवोस की बात की जाए, है ना, ये प्रोहिबिट करा दी थी। और भी कई ऐसे रिचुअल्स थे जो रिलीजन के या मुस्लिम रिलीजन के अगेंस्ट थे, वो सब बंद करवा दिए थे। बट एक नई परंपरा इन्होंने स्टार्ट की थी, दैट इज नोन एज चहार तस्लीम परंपरा। कौन सी परंपरा? चहार तस्लीम। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, CHAHAR, चहार तस्लीम। चहार तस्लीम परंपरा इन्होंने क्या की है, स्टार्ट की। अभी चहार तस्लीम परंपरा क्या होती है? इसका मतलब होता है, देखो ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे 4 बार क्या करना है, ऐसे आदाब करना, ऐसा कितनी बार करना, 4 बार। इसे कहा जाता है चहार तस्लीम परंपरा। और इस चहार तस्लीम परंपरा को ही स्टार्ट किया था किसने? शाहजहां ने। क्लियर? देखा होगा आप लोगों ने, कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वो लोग मुगलों, जब खासतौर से जब औरंगजेब शाहजहां की जब नकल करते हैं ना, या शाहजहां का कोई डिस्कशन होता है, तो वो इस तरह से करते हैं, चहार तस्लीम, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने एक कॉइन इशू किए थे जिन्हें कहा जाता है आना कॉइन। आना कॉइन, आना कॉइन मीन्स जैसे 4 आना,
ना, 4 आना, 2 आना, 3 आना। तो ऐसे आना कॉइन जो है वो इशू किए थे किसने? शाहजहां ने। जैसे 25 आना इक्वल टू कुछ करेंसी बन जाती थी, 100 आना, 100 आना बराबर 1 रुपए बन जाते थे। तो इस तरह से इन्होंने आना कॉइन इशू किए थे, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आना कॉइन किसने इशू किया, आंसर क्या होगा? शाहजहां। इसके अलावा रुपी कॉइन या रुपया कॉइन किसने इशू किया था? रुपया सिल्वर कॉइन था ना जो इशू किया था किसने? रुपया और दाम कॉपर था। तो रुपया कॉइन इशू किया था किसने? शेर शाह सूरी के टाइम पर रुपया कॉइन इशू किया गया था, और दाम भी उन्हीं के समय पर चला करता था जो कॉपर या तांबे का सिक्का था। क्लियर? दाम 64 दाम इज इक्वल टू 1 रुपये हुआ करता था। और इन्होंने आना कॉइन इशू किया, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं और गौर करते हैं इनके समय की और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर और कुछ खास चीजों के ऊपर। अब इन 1658 में, इन 1658 में इनकी क्या हुई? इनकी जो हेल्थ थी वो वीक होने लगी और ये बीमार पड़ने लगे। तो ध्यान रखिए इन 1658 ये बीमार हो गए, फेल इल यानी बीमार पड़ गए ये लोग। अब बीमार जब पड़े तो इनके जो चारों पुत्र थे, इन लोगों को लगा कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे इनकी डेथ हो जाए, और फिर डेथ जब हो जाएगी तो पता नहीं कौन राजा बनेगा। इसीलिए इनके पुत्रों में इस डर को लेकर सक्सेसर ऑफ वॉर स्टार्ट हो गए। इट मींस वॉर ऑफ सक्सेसर स्टार्ट हो गए, सक्सेसर के वॉर, उत्तराधिकारी के युद्ध यहाँ पर शुरू हो गए। क्लियर? और 4 पुत्र बताए थे। सबसे पहला था दारा शिकोह, सबसे विद्वान इंटेलेक्चुअल पर्सन था, टॉलरेट था या टॉलरेबल था फॉर अदर रिलीजन। सेकंड जो था वो औरंगजेब था, जो उसी के अपोजिट काफी कट्टर था, लेकिन उसके अंदर स्किल्ड था, वो काफी स्किल्ड था एज अ टेक्टिकली, यानी कि युद्ध के मामले में बात की जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दों की बात की जाए तो काफी स्किल्ड था। बट रिलीजियसली बात की जाए तो काफी कट्टर था, अगेंस्ट हिंदुओं का विरोधी। एंड देन अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पे आते हैं शाह शुजा, और 4th नंबर पे आते हैं आपके चौथे नंबर पे मुराद, है ना। तो ये 4 पुत्र थे और चारों पुत्रों के बीच में स्टार्ट हुआ वॉर ऑफ सक्सेसर। इट मींस उत्तराधिकारियों का युद्ध। क्लियर? देखिए अब इन 1658 में ही शुरू हो गए हैं बैटल ऑफ सक्सेसर या वॉर ऑफ सक्सेसर। लिख देता हूं यहाँ पे। बैटल ऑफ सक्सेसर। अब देखिए यहां पे सबसे फर्स्ट जो बैटल है दैट इज नोन एज बैटल ऑफ बहादुरपुर। बैटल ऑफ बहादुरपुर ये चारों पुत्र ना अलग अलग स्थानों पर थे, कोई भी एक जगह पर नहीं था। जैसे अगर हम बात करें दारा शिकोह की, तो ये चूंकि औरंगजेब शाहजहां इन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया करते थे और उन्होंने अपना सक्सेसर भी डिक्लेयर किया हुआ था किसे? दारा शिकोह को ही। क्योंकि मुगलों में भी यही परंपरा थी, जो सबसे बड़ा था वही रूलर बनने के योग्य माना जाता था। सो द फर्स्ट जो फर्स्ट उन्होंने अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया था वो दारा शिकोह को किया था, है ना। दारा शिकोह उनका सबसे प्रिय पुत्र भी था। हालांकि उन्होंने तारीफ की थी किसकी? औरंगजेब की, फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, फॉर हिज जो उनका जो टैलेंट था उस मुद्दे को लेकर। लेकिन सक्सेसर तो बोला था दारा शिकोह को ही। क्लियर? अब पहला बैटल जो हुआ, अच्छा ये अलग अलग, ये औरंगजेब कहाँ था? औरंगजेब उस समय पर था साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। और साउथ इंडिया में काफी बढ़िया कंडीशन उसने बना दी थी, काफी अच्छे प्रकार से वो कंट्रोल कर रहा था साउथ इंडिया को, है ना। अगर हम बात करें बीजापुर, बरार, गोलकुंडा, इस पूरे रीजन को कंट्रोल कर रहा था और उसने अपनी कैपिटल बना दी थी औरंगाबाद को। औरंगजेब ने ही अपनी कैपिटल बना ली थी औरंगाबाद को, समझ गए ना। उसी टाइम पर औरंगाबाद शहर उसी ने एस्टेब्लिश किया था। तो अच्छी कंडीशन में था वो साउथ इंडिया में। और बात की जाए मुराद की, तो वो था गुजरात वाले रीजन में, और सुजा जो था वो बंगाल या उड़ीसा वाले रीजन में हुआ करता था उस समय सुजा। दारा शिकोह दिल्ली में ही था। तो बैटल ऑफ बहादुरपुर जो हुआ है वो हुआ है दारा और शाह शुजा के बीच में। किस किस के बीच? दारा और शुजा, ये पास पास में थे। तो बिटवीन दारा शिकोह
वर्सेस शाहसुजा। और इस युद्ध में शाहसुजा को काफी मार पड़ी, है ना, और शाहसुजा को इस युद्ध में इनकी क्या हो गई, हार हो गई। ही डिफीटेड, इनकी हार हो गई। ही डिफीटेड हिम, इन्होंने इन्हें हरा दिया। एंड ही वॉज किल्ड, और इनकी हत्या भी कर दी गई थी। किल्ड, इनकी हत्या हो गई, इन्हें मार डाला गया। क्लियर। देन इस युद्ध में कौन जीत गया, दारा शिकोह जीत गया। कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन दैट बैटल द आर्म्ड जनरल ऑफ दारा शिकोह वॉज जय सिंह एंड सुलेमान। इस युद्ध के समय इनके जो सेनापति थे ना, वो थे जय सिंह, राजा जय सिंह, एंड सेकेंड पर्सन वो सुलेमान। सुलेमान और जय सिंह इनके क्या थे, सेनापति थे, ध्यान रखना। सेकेंड जो बैटल है उसका नाम है बैटल ऑफ धर्मत। बैटल ऑफ धर्मत। बैटल ऑफ धर्मत, धर्मत का युद्ध, ये भी हुआ। एक ही ईयर है यहाँ पे, सिर्फ एक लास्ट बैटल में एक साल और बढ़ाना है आप लोग को। 1658 में ही लड़ा गया। ईयर वही रहेगा, सिर्फ एक युद्ध में आपको 1659 पे जाना है। तो 1658 में हुआ बैटल ऑफ धर्मत, है ना। धर्मत जो जगह है ना, धर्मत जगह आ जाती है कहीं एमपी के पास, मध्य प्रदेश में है धर्मत। और बहादुरपुर की बात की जाए तो वो यूपी में आता। बहादुरपुर कहाँ पे है, यूपी में। हालांकि इतना आपसे नहीं पूछेंगे कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है ना। ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, एमपी में। धर्मत कहाँ पर आ जाता है, एमपी में। तो एमपी में कहीं पर ये युद्ध हुआ बिटवीन दारा शिकोह एंड औरंगजेब। ये युद्ध हुआ है दारा एंड औरंगजेब। औरंगजेब, एंड यू ऑल नो दैट औरंगजेब इज वेरी स्किल्ड, है ना। टेक्टिकल स्किल्स उसमें काफी अच्छी थी। वॉर की बात की जाए तो काफी स्किलफुल था, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उसे जाना जाता है। और दारा शिकोह की बात की जाए तो ये एक टॉलरेट या धर्म ग्रंथ वगैरह वगैरह इनसे रिलेटेड थे। इन्होंने एक बुक मैंने लिखा है ना इनकी, दारा शिकोह की, सिर ए अकबर। सिर ए अकबर बुक है इनकी। और इस बुक में इन्होंने 52 उपनिषदों को 52 का उल्लेख किया है। 52 उपनिषदों का उल्लेख किया है या उन्हीं के बारे में डिस्कशन किया है सिर ए अकबर नामक बुक में। किसकी बुक है, दारा शिकोह की। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। देन थर्ड पॉइंट, थर्ड बैटल। तो ये यहाँ पे इतने दो बैटल हमने देख लिए। फिर आ जाता है तीसरे नंबर पे, यहाँ लिख देता हूँ थर्ड बैटल, जिसका नाम है बैटल ऑफ सामूगढ़। सामूगढ़ का युद्ध, है ना। तो बी डी और एस, PDS से ध्यान रखना, बैटल ऑफ सामूगढ़। बैटल ऑफ सामूगढ़। अब ये जो युद्ध हुआ है, ये हुआ है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। अगेन अभी दारा शिकोह की डेथ नहीं हुई थी यहाँ पे, दारा शिकोह हार गया था खाली। क्लियर। तो अगेन जो युद्ध हुआ वो हुआ बैटल ऑफ सामूगढ़। और जो बैटल ऑफ सामूगढ़ हुआ वो भी 1658 में ही हुआ, यानी 1658 में। बिटवीन औरंगजेब एंड बिटवीन औरंगजेब वर्सेस औरंगजेब और दारा। बट अगेन इन दिस बैटल दारा शिकोह अगेन डिफीटेड बाई औरंगजेब। अगेन दारा शिकोह की हार हो गई औरंगजेब के हाथों। और इस युद्ध में भी किसको विजय मिली, औरंगजेब को। अगेन फिर हुआ फोर्थ, चौथा युद्ध, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अभी ये पहला था, फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था बैटल ऑफ सामूगढ़। तो ये तीन तो बता दिए, BDS। अब है फोर्थ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है IMP है। तो इसी पे आप लोग IMP लगा लेना, है ना, क्योंकि यहाँ से तय हो जाएगा, यहाँ से डिसीजन तय हो जाएगा। दैट इज नोन एज बैटल ऑफ देवराई।
बैटल ऑफ देवराई, क्लियर। और ये लड़ा गया था 1659 में। टाइम पूछा जाएगा, ये टाइम जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना। 1659 में हुआ था बिटवीन दारा एंड औरंगजेब। In that battle, औरंगजेब डिफीटेड दारा एंड किल्ड हिम। तो इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा को पराजित कर दिया और साथ ही उसकी हत्या भी करवा दी। क्लियर, ही किल्ड हिम, उसकी हत्या हो गई। अब यहाँ पे दो भाई बचे हैं और एक का नाम है औरंगजेब एंड दूसरा जो है वो है शाह सुजा। क्लियर, कोई उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उनके बीच में ठीक ठाक चल रहा है। तो इस तरह से अब 1659 में अपने आप को डिक्लेयर कर देगा एज अ इंपीरियर, एज अ मुगल इंपीरियर। कौन डिक्लेयर कर देगा? औरंगजेब। क्लियर हो गई इतनी बात है। चलिए कुछ और मुद्दों के ऊपर और बात कर लेते हैं।